नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। आज का वीडियो है बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इस संस्थान की जो टैग लाइन है उसको जान लेते हैं कि शिक्षा वह चीज है जिसको आप जितना बढ़ाओगे वो उतनी बढ़ती जाएगी। इस संस्थान की टैग लाइन है, आप उस टैग लाइन पे खरे उतरोगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ में हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि हम आज राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, राजस्थान के राज्य प्रतीक क्या होते हैं। किसी भी राज्य के जो महत्वपूर्ण सिंबल होते हैं, चाहे वो पुष्प है, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है, उनको राज्य प्रतीक चिन्हों में रखा जाता है। अब राजस्थान के राज्य प्रतीक कौन कौन से हैं, तो पहला प्रतीक चिन्ह है अपने पास में राजस्थान का राज्य पक्षी, दूसरा नंबर अपने पास में है राजस्थान का राज्य पशु, तीसरा अपने पास में है राजस्थान का राज्य वृक्ष, चौथा अपने पास में है राजस्थान का राज्य पुष्प है, उसके बाद में राजस्थान का राज्य खेल है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य नृत्य। इतनी सारी चीजें हैं जो हम आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है कौन है, तो हम बताएंगे घोड़ावन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में काफी बार रिपीट होगा, याद कर लेना कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो बताएंगे घोड़ावन। अब घोड़ावन है, इसका वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि जो भी पक्षी है, पशु है, उनका जो वैज्ञानिक नाम है उसका भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम बताएंगे कि जो घोड़ावन है राजस्थान का राज्य पक्षी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बताएंगे ओडियोटिट नाइग्रिसेप्स है इसका जो वैज्ञानिक नाम है। और इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया, तो हम याद रखेंगे 1981 में इसको घोषित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का राज्य पशु, स्टेट एनिमल कौन सा है, तो हम बताएंगे राजस्थान के जो राज्य पशु है दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, तो हम बताएंगे पहला प्रकार है वन्य जीव श्रेणी, दूसरा कौन सा प्रकार है, तो हम बताएंगे पशुधन श्रेणी के आधार पर। अब हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान का राज्य पशु है उसको कब घोषित किया गया, तो इसको हम देखेंगे कि जो राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, इसको कब घोषित किया गया, तो हम बताएंगे 1981 में घोषित किया गया। यहां से अपने को दो चीज और याद कर लेनी है। कौन कौन सी दो चीज, कि राजस्थान का राज्य पक्षी और राज्य पशु है दोनों कब घोषित किए गए थे, हम बताएंगे 1981 में। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान के राज्य पशु है उसमें जो घरेलू श्रेणी का है जिसको पशुधन श्रेणी भी कहते हैं, उसमें किसको रखेंगे, तो हम बताएंगे ऊंट। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, तो हम याद रखेंगे 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। कौन सी श्रेणी में दिया गया था, हम बताएंगे पशुधन श्रेणी में दिया गया था। अब जो ऊंट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बताएंगे इसका वैज्ञानिक नाम होगा कैमलस डोमेटेरियम। ये नाम है, आपको याद रख लेना है कि डोमेटेरियस इसका नाम है। कैमलस, कैमलस का मतलब हो जाएगा कैमल, कैमल यानी होता ऊंट, तो इसके वैज्ञानिक नाम को याद करना काफी सरल रहेगा, आप याद कर लोगे। उसके बाद में है कि जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा है, तो हम बताएंगे खेजड़ी। जो खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और इसका महत्व राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जितने भी लोक देवता है उसमें अधिकांश जो लोक देवता है उनका किसी ना किसी वृक्ष के साथ में जुड़ा हुआ है। तो गोगो जी है, उनके जो थान होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो खेजड़ी है इसके बारे में देख लेते हैं, इसको कब घोषित किया गया, तो हम बताएंगे जो खेजड़ी है इसको 1983 में घोषित किया गया था। अब इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, क्या वैज्ञानिक नाम है, तो बताएंगे इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेपिस सिनेरिया। ये नाम आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में जो राजस्थान का राज्य पुष्प है कौन सा है, तो बताएंगे जो रोहिड़ा का फूल है वो राजस्थान का राज्य पुष्प या राज्य फूल है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे इसको टिकोमेला अंडुलेटा के नाम से जाना जाता है। और इसको कब घोषित किया गया, तो हम बताएंगे इसको 1983 में घोषित किया गया था। यहां से अपने को एक और चीज याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है, कि 1983 में दो चीजें हैं आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। कौन सी है, तो हम बताएंगे एक तो राज्य वृक्ष है और दूसरा है राज्य पुष्प। ये दोनों कब घोषित किए गए थे, हम बताएंगे 1983। सेम टू सेम एक चीज हमने यहाँ पे 1981 वाली याद रखी थी वो आप याद रख लेंगे, उसके बाद में 1983 वाली भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में है राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो हम बताएंगे बास्केटबॉल है, वो राजस्थान का राज्य खेल है। और इसको कब घोषित किया गया, तो हम बताएंगे इसको 1948 के समय इसको घोषित किया गया था। अब राजस्थान का जो लोक नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य है कौन सा है, तो हम बताएंगे घूमर। और इसी घूमर को नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नृत्यों में आता है। अब हम सेकंड स्लाइड है उसमें विस्तार से देख लेते हैं।
अब हम इनको विस्तार से देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, उसके प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है घोड़ावन है, इसका नाम क्या है तो बताएंगे, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। घोड़ावन को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। तो आप याद रखोगे कि 21 मई 1981 एक महत्वपूर्ण डेट है, इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो बताएंगे, इसका वैज्ञानिक नाम है ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स है इसका वैज्ञानिक नाम। और घोड़ावन की प्रजाति कौन सी है तो बताएंगे, ये भारतीय प्रजाति के अंतर्गत कौन सा है तो बताएंगे, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम क्या है तो बताएंगे, कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय श्रेणी का है। उसके बाद में ये कौन से वर्ग में आता है तो बताएंगे, ये एवीज वर्ग में आता है। अब ये एवीज वर्ग क्या होता है, जो साइंस के विद्यार्थी उनको पता होगा कि एवीज वर्ग जो पक्षी श्रेणी होते हैं उसको एवीज वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो जो घोड़ावन है पक्षी श्रेणी में आता है। और इसका कुल कौन सा है तो बताएंगे, ओडियोटिडेड नाम है इसका, जो वैज्ञानिक जो कुल है वो हो जाएगा। अब इसका महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाता है कि इसका उपनाम क्या है तो बताएंगे, इसका उपनाम होता है, इसको सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। और क्या क्या उपनाम है तो बताएंगे, इसको सोन चिड़िया के साथ में माल मोरनी के नाम से जाना जाता है, और हाड़ौती क्षेत्र में इसको माल मोरनी कहते हैं। फिर उसके बाद में इसको शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, और बड़ा तिलोर कहते हैं इसको, हुकना नाम से भी जाना जाता है। इतने नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद में है कि राजस्थान में सबसे अधिक घोड़ावन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है तो बताएंगे, जैसलमेर बाड़मेर 2 जिले हैं, उसमें ये घोड़ावन सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा इसका स्थान है सोरसेन है, ये बारां के अंदर स्थित है, वहां है। तीसरी जगह है जो अजमेर में है, कौन सी जगह है तो बताएंगे, सौकलिया जगह है जो अजमेर के अंदर स्थित है, वहां पर ये घोड़ावन पाया जाता है। अब आगे कुछ और इससे इंपोर्टेंट और चीजें देख लेते हैं कि जो घोड़ावन है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ है तो हम बताएंगे, जोधपुर जंतुवालय है वो घोड़ावन का प्रजनन केंद्र है। उसके बाद में है घोड़ावन हैचिंग सेंटर कहाँ है तो बताएंगे, रामदेवरा जैसलमेर, जहाँ पे बाबा रामदेव जी है उनका मेला भरा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि स्वभाव से कैसा पक्षी होता है तो बताएंगे, शर्मिला पक्षी होता है, इसीलिए ये बस्तियों से दूर रहता है, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उनसे दूर रहता है। इसका जो प्रजनन का समय कौन सा है तो बताएंगे, अक्टूबर नवंबर का जो महीना है उस समय में घोड़ावन है उसका प्रजनन काल होता है। अब ये भोजन में इसको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है तो बताएंगे, जो तारामीरा है, तारामीरा जो रबी की फसल है वो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और घास कौन सी है तो बताएंगे, सेवण घास है। इसके बाद में है घोड़ावन लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है, यानी इसकी हाइट 1 मीटर होती है, और ये नर पक्षी होता है उसकी ऊंचाई होती है 120 मीटर के लगभग होती है, वहां से लेकर 160 के बीच तक में इसकी औसत हो सकती है। अब यहाँ से इतना गहरा तो प्रश्न पूछा जाएगा नहीं। फिर है कि नर पक्षी के मुकुट पर काली कलंगी होती है, यानी जो घोड़ावन है इसके आगे मैं चित्र भी बताऊंगा आपको कि उसके जो मुकुट है सिर, वहां पर काले कलंगी होती है। ये मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। और भारत के लिए किस प्रकार का पक्षी है तो हम बताएंगे, भारत के लिए प्रवासी पक्षी है, और ये अधिक ऊंचाई पर उड़ नहीं सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद वाली जो स्लाइड है इसमें आप इस चित्र के अंदर देख सकते हो कि जो नर पक्षी है, नर पक्षी के जो सिर है, सिर पर कलंगी होती है, इस टाइप की जो कलंगी है, काले रंग की कलंगी होती है, वो आप देख ले हो इस चित्र के अंदर। ये चित्र किसका है तो बताएंगे, घोड़ावन का है। और IUCN एक श्रेणी है, सूची है, जो उसमें बताया गया है कि उसमें किसको बताया जाता है तो हम बताएंगे, संकटग्रस्त जितनी भी प्रजातियां हैं उसको IUCN के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके अंदर एक सूची प्रकाशित होती है जिसको कहते हैं लाल पुस्तक या रेड डाटा पुस्तक। इस पुस्तक में 2011 के अंदर जो घोड़ावन है उसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया था। अब भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जब लागू हुआ था, उसकी अनुसूची 1 के अंदर घोड़ावन को रखा गया है। अब वर्ष 1980 है, उसके अंदर क्या हुआ कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय घोड़ावन का जो सम्मेलन है वो आयोजित हुआ। अब पूछेंगे कहाँ पे हुआ तो हम बताएंगे, इसका सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ था। राजस्थान में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया था। आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड कब आयोजित की गई तो बताएंगे, जून 2013 में। अब उसकी थीम क्या थी, मेरी उड़ान न रोके, यानी जो पक्षी है उसकी उड़ान नहीं रोकनी है। वर्ष 2020 में गुजरात के स्थान है, राजधानी है गांधीनगर, वहां पर प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक COP एक होता है, उसको लिखेंगे COP, ये सम्मेलन होता है। उसके अंदर इसको क्या लिखा गया था कि बी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से यहाँ पे ये थीम रखी गई थी, इसको बनाया था। फिर है कि 1 नवंबर 1980 को घोड़ावन पर डाक टिकट जारी किया गया था। यहाँ से वेरी इंपोर्टेंट है कि घोड़ावन के ऊपर
डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो हम बताएंगे कि जो 1 नवंबर 1980 है उस समय गोडावण के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। और ये प्रत्येक जिले के लिए एक शुभंकर बनाया जाता है। तो जैसलमेर जिला है उसका शुभंकर क्या है? तो हम बताएंगे गोडावण पक्षी है वो जैसलमेर जिले का शुभंकर बनाया गया है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाएगी ये चीज है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम चेंज करते हैं, अगली वाली स्लाइड है उसके अंदर ये बताया हुआ है कि राजस्थान का जो राज्य पशु है उसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो हम बताएंगे जो चिंकारा है वो राजस्थान का राज्य पशु है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़े से इंपोर्टेंट नोट्स है वो भी आप लिख लोगे, आपकी कॉपी के अंदर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 22 मई 1981 को राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया था। आपको ये लाइन याद रखनी है, कौन सी लाइन? कि 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया था। वन्य श्रेणी के अंतर्गत किसको घोषित किया गया था? चिंकारा को। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताएंगे इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। और चिंकारा की भारतीय प्रजाति वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी जो चिंकारा है उसकी भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम बताएंगे उसका वैज्ञानिक नाम होगा गजेला गजेला। अब इसका उपनाम क्या है? इसको छोटी हिरण के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार कहाँ है? तो बताएंगे राजस्थान के जो मरुस्थलीय भाग है वहां पर सबसे अधिक पाई जाती है। और उसमें भी कहां पर पाई जाती है? तो हम बताएंगे जोधपुर जिले के अंदर चिंकारा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो चिंकारा है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो बताएंगे नाहरगढ़ अभ्यारण्य है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो हम बताएंगे जयपुर के अंदर। और इसी नाहरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर जो चिंकारा है उसका प्रजनन केंद्र खोला गया है। अब जो अगली स्लाइड है उसको पढ़ लेते हैं। अगली स्लाइड में जो चिंकारा है उसकी विशेषता देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषता है। थोड़ा रिफ्रेशिंग हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। इसकी जो अगली विशेषता है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता है यह एंटीलोप प्रजाति का है। और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चिंकारा कौन सी प्रजाति का है? तो बताएंगे चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। इसका रंग कैसा है? तो बताएंगे इसका रंग भूरा या बादामी होता है। नर और मादा में सींग पाए जाते हैं, यानी जो चिंकारा है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? सींग पाए जाते हैं। ये समूह में रहते हैं, यानी ये झुंड के अंदर रहते हैं। एक समूह में 4 से 6 चिंकारा रहते हैं। ये एग्जाम में साहित्य पूछा जाए लेकिन अपने को नॉर्मली पता हो जाना चाहिए। फिर एक ही घास, जंगली पौधे, केर के बाद में आक इनका महत्वपूर्ण भोजन होता है, इनको प्रिय लगता है। यही चीजें इनकी ग्रहण की जाती है इनके द्वारा। अब जो अगली स्लाइड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो राज्य वृक्ष है उसको पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा है। तो हम बताएंगे कि जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी को बनाया गया है। और इसके बारे में आप क्या याद रखोगे कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? तो जो खेजड़ी है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष के रूप में 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, आप याद रखोगे। फिर उसके बाद में है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम बताएंगे कि खेजड़ी है उसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताएंगे इसका वैज्ञानिक नाम होगा प्रोसोपिस सिनेरिया। अब इसका उपनाम है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि खेजड़ी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो पहला इसका नाम हो जाएगा समी वृक्ष। जो समी होती है, समी जो यज्ञ के अंदर लकड़ी जलाई जाती है उसको समी के नाम से जाना जाता है। उसमें खेजड़ी है जो अपने महत्वपूर्ण रूप में प्रयोग में ली जाती है। फिर दूसरा है कि इसको थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम बताएंगे इसको थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। फिर इसका अन्य क्षेत्रों में इसका नाम है तो बताएंगे इसको जाटी नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पे इसको सीमलो कहते हैं, पेईमेई के नाम से जानते हैं। पेईमेई कहाँ पर जानते हैं? तो बताएंगे जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है जहाँ पे तमिल भाषा बोली जाती है वहां पे इसको पेईमेई कहते हैं। और इसको कहा जाता है राजस्थान का गौरव। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के गौरव कितने हैं? तो हम बताएंगे राजस्थान के गौरव 2 है। कौन कौन से हैं? तो हम बताएंगे एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जिसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और एक जो खेजड़ी है उसको भी किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे राजस्थान का गौरव। ये आपको बेसिक में याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद में है भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और कन्नड़ भाषा में इसका नाम है बन्ना बन्नी। और सिंधी भाषा में इसका नाम क्या है? तो बताएंगे छोकड़ा नाम है इसका सिंधी भाषा में। और साई गाछ नाम मिलता है जो बंगाली भाषा में है। अब जो खेजड़ी है, खेजड़ी के वृक्ष के उपयोग लिए जाते हैं, कहीं पे इनकी पत्तियों को उपयोग में लिया जाता है, लकड़ी को उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम खेजड़ी की पत्तियां। जो खेजड़ी है उसकी पत्तियों के बारे में देख लेते हैं कि उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो खेजड़ी की पत्तियां है उनको लूम नाम से जाना जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र में इसको लूंग नाम से जाना जाता है। ये पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग दिया जाता है। ये जब हरा होता है, हरा भी खिलाया जाता है और उसको सुखाने के बाद में जब ये लूंग बन जाता है तब भी इसको खिलाया जाता है। जिसमें
पशुओं के शारीरिक व दुग्ध वृद्धि यानी जो दूध है, दूध में वृद्धि के लिए भी इसका प्रयोग लिया जाता है, जो खेजड़ी की पत्तियां हैं उनका। अब आगे हैं कि जो खेजड़ी है, खेजड़ी के ऊपर महत्वपूर्ण चीजें हम पढ़ लेते हैं। पहली चीज है कि जो खेजड़ी है उसका जो फूल है, खेजड़ी का जो फूल है उसके बारे में देख लेते हैं कि खेजड़ी के फूल को किस नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे मिंजर नाम से जाना जाता है। अब इसी मिंजर से आपको एक और चीज याद रखनी है कि राजस्थान में जो राजस्थान के जो एक कवि है उनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल जो सेठिया है उनकी एक रचना है, उस रचना का नाम भी क्या है, मिंजर। और मिंजर क्या है तो बताएंगे खेजड़ी के फूलों को मिंजर नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे मार्च अप्रैल के अंदर इसको जो फूल है वो इसके फूल निकले जाते हैं, तो लिखेंगे मार्च अप्रैल में खेजड़ी के फूल खिलते हैं। और इसी फूल के अंदर एक खुशबूदार ग्लूकोसाइड पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है तो बताएंगे ग्लूकोसाइड पदार्थ पाया जाता है। उसका नाम क्या है तो बताएंगे उसका नाम है पेटुलिट्रिन नाम है, उस नाम का ये खुशबूदार पदार्थ पाया जाता है। गाँवों में फूलों को चीनी में मिलाकर गर्भपात रोकने के लिए यानी जो प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए इसके फूलों का प्रयोग किया जाता है। अब जो इसकी हरी फली होती है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको सांगरी नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सांगरी की सब्जी बनाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, तो इसको बहुतायत उपयोग में लिया जाता है। इनकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है और उस फलियों को क्या कहते हैं, सांगरी कहते हैं। फिर उसके बाद में फलियों से सीने के दर्द, पेट की गर्मी को शांत करने के लिए इसकी दवाई भी बनाई जाती है। और जो सूखी फली होती है, सूखी फली को किस नाम से जानते हैं तो हम बताएंगे खोखा नाम से जानते हैं। हरी फली को तो सांगरी कहते हैं और सूखी फली को क्या कहते हैं तो बताएंगे खोखा नाम से जानते हैं। अब जो राजस्थान है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में खेजड़ी सबसे अधिक पाई जाती है तो बताएंगे जो शेखावटी क्षेत्र है जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले आते हैं मुख्यतः, उस जिले के अंदर ये खेजड़ी है सबसे अधिक पाई जाती है। और जिले का पूछे कि किस जिले में सबसे अधिक खेजड़ी पाई जाती है तो हम बताएंगे जो नागौर जिला है वहां पे सबसे अधिक पाई जाती है। ये खेजड़ी का वृक्ष है, इसका चित्र दिया गया, आप देख लोगे अपने पश्चिमी क्षेत्र में वैसे बहुत ज्यादा मिलती है। अब उसके बाद में है कि जो खेजड़ी है, खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि जो खेजड़ी का वृक्ष है उसको नुकसान पहुंचाने वाले कारक। तो जो खेजड़ी के वृक्ष को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है एक कीड़ा है, उस कीड़े के द्वारा सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। उस कीड़े का नाम क्या है तो बताएंगे सेलेस्टोना नाम का जो कीड़ा है वो खेजड़ी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरा एक कवक है, उस कवक का नाम क्या है तो बताएंगे ग्लाइकोट्रमा नाम का जो कवक है उस खेजड़ी को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। और राज्य में पवित्र वन की अवधारणा खेजड़ी के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और जो गोगाजी राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ेंगे उस समय आएगा कि गोगाजी और झुंझार जी का थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। आपको याद हो जाना चाहिए कि गोगाजी और झुंझार जी हैं उनके जो थान होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। अब जो दशहरा होता है होली के बाद में, जो दशहरा है ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना उस समय आता है कि जो दशहरा है, दशहरे के समय खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। आपको याद रखना है कि दशहरे के समय खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद में है भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रति वर्ष जोधपुर में खेजड़ी ग्राम में ये वृक्ष मेला लगता है। कौन से को लगता है तो बताएंगे खेजड़ी गांव में लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। और इसी डेट से अपने को याद रखना है कि 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो खेजड़ी गांव है वहां के शासक होते अभय सिंह जी, उनके समय की घटना है कि वहां पे खेजड़ी के वृक्ष काटने के आदेश दिए गए थे। उसकी वजह से 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर खेजड़ी को और वृक्षों को बचाया था। तो उनमें एक महत्वपूर्ण महिला है और देवी है, उनका नाम है अमृता देवी। अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में खेजड़ी गांव में जोधपुर के अंदर जो बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, उसके कारण मनाया जाता है। अमृता देवी की स्मृति में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगली वाली जो स्लाइड है उसके अंदर चलते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं तो हम बताएंगे कि जो खेजड़ी के वृक्ष है उसको बचाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। तो पहला एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम है कि ऑपरेशन खेजड़ा। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि ऑपरेशन खेजड़ा किससे संबंधित है तो बताएंगे खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित है। कब चलाया गया था तो बताएंगे 1991 में चला गया था। फिर उसके बाद में है कि वर्ष 2009 में 9 से हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें वृक्षारोपण बढ़ावा दिया जाता था। फिर है कि 5 जून 1988, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी के दिन है कि 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे का
डाक टिकट जारी किया गया था। आपको ये चीज याद रख लेनी है। खेजड़ी के वृक्ष पर कितने रुपए का टिकट जारी किया गया था? तो हम बताएंगे 60 पैसे का ही टिकट जारी किया गया था। फिर उसके बाद में है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, ये कहाँ पर है? तो बताएंगे बीकानेर के अंदर। इसके द्वारा वर्ष 2007 में खेजड़ी वृक्ष के किस्म के जो कांटे रहित जो पौधे होते हैं, जिसको थार शोभा विकसित नाम से ये पौधों का विकास किया गया था, जिसमें खेजड़ी के वृक्ष में कांटे नहीं होते हैं। अगली जो स्लाइड है उसको पढ़ लेते हैं। अगली स्लाइड में हम चेंज करेंगे कि जो राजस्थान का राज्य पुष्प है उसका नाम क्या है? तो बताएंगे रोहिड़ा। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रोहिड़ा और जो राज्य पुष्प है और जो राज्य वृक्ष है दोनों कब घोषित किए गए? तो हम बताएंगे 1983 में घोषित किए गए थे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 21 अक्टूबर 1983 में रोहिड़ा के फूल को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। तो राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? 21 अक्टूबर 1983। अब जो रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताएंगे इसका वैज्ञानिक नाम होगा टिकोमेला अंडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब इसके उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम बताएंगे, इसको रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। दूसरा इसका नाम है मरुशोभा के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे मारवाड़ का टीका या मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो बताएंगे पश्चिमी राजस्थान में। ये इस स्लाइड के अंदर ये चित्र दे रखा है, किसका है? तो बताएंगे रोहिड़े का चित्र है। इसके ऊपर जो फूल लगते हैं इसको भी आपको नोटिस करना है, क्योंकि इसका प्रश्न पूछा जाएगा। फिर है कि इसका वृक्ष जो होता है वो मध्यम आकार का होता है, यानी इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है। इसमें केसरिया और हिरमिच पीला रंग के जो फूल होते हैं इसकी शाखाओं पर लगते हैं। तो बताएंगे कौन से रंग के फूल? तो बताएंगे केसरिया, और केसरिया के साथ में लिखेंगे हरिमिच। हिरमिच नाम होता है, ये हिरमिच अपने पश्चिमी क्षेत्र में इसको लाल रंग होता है, उसी के नाम से जाना जाता है। जो केसरिया और लाल रंग का मिश्रित रूप होता है उसको हिरमिच कहते हैं। फिर उसके बाद में है कि रोहिड़ा के फूल कब लगते हैं? तो बताएंगे मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उस समय रोहिड़ा के फूल लगते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए। फिर रोहिड़ा से रिलेटेड और भी चीजें हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए कि रोहिड़ा की लकड़ी की जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से बंदूक की बट बनाई जाती है, यानी जो बंदूक चलाने के लिए जो पीछे की जो लकड़ी होती है उसको कहते हैं बट। और वो बट किसकी बनाई जाती है? तो बताएंगे जो रोहिड़ा है उसकी लकड़ी से बट बनाया जाता है। फिर नोट में अपने को क्या ध्यान रखना है कि रोहिड़ को जरविल नामक जो रेगिस्तानी चूहा है इसको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो बताएंगे रेगिस्तानी चूहा। और उस चूहे का नाम क्या है? तो बताएंगे जरविल नाम का चूहा है। अब रोहिड़े का नाम, रोहिड़े के लाभ क्या क्या है, यानी रोहिड़े का जो पुष्प है या उनसे जो भी लाभ है वो देख लेते हैं। पहला है कि ये यकृत यानी लीवर और जो पलिया है उसके रोग को हरने में ये सहायक होता है। और नेत्रों के लिए अधिक लाभप्रद होता है, यानी जो नेत्र है उसके विकास में, उसकी जो दृष्टि है उसको सुधारने में काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद में कर्मी रोग है, रक्त शोधक यानी जो ब्लड को क्लियर करना है, साफ करने में काम आता है। मूत्र संग्राहक है, योनि स्त्रवहर है, और अग्नि दीपक है, और विसर आदि ये जो वृक्ष है इसके रूप में इसका उपयोग लिया जाता है। इतनी सारी चीजें जो हमने पढ़ ली है। उसके बाद में है हम देखेंगे जो राजस्थान के राज्य पशु है कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला है जो पालतू पशु की श्रेणी में होता है, एक होता है वन्य जीव। वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है? तो बताएंगे चिंकारा। चिंकारा के बाद में हम पढ़ेंगे पालतू श्रेणी में। अब पालतू श्रेणी में किसको रखा? तो हम बताएंगे सर पालतू श्रेणी में तो ऊंट को रखा। कब रखा? तो 2014। ये जो राजस्थान का राज्य पशु है इसका चित्र दे रखा है। इसकी खाल के ऊपर जो चित्रकला की जाती है उसको उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। और ये उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हम बताएंगे उस्ता कला, ऊंट की खाल पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको जाना जाता है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बताएंगे ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद में इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 में बीकानेर में एक मंत्रिमंडलीय बैठक आयोजित हुई थी। उसमें राज्य पशु के रूप में ऊंट को घोषित किया गया था। फिर है कि इसको दर्जा कब दिया गया था? तो बताएंगे इसको 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। अब इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम बताएंगे कि ऊंट है, ऊंट को कैमलस नाम से जाना जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हम लिखेंगे कैमलस ड्रोमेडेरियस नाम से इसको जाना जाता है। और कैमलस नाम से आपको याद हो जाएगा कैमल यानी होता है ऊंट। उसके बाद में इसका उपनाम क्या है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान के जहाज का मतलब है कि इस ऊंट है, ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इस वजह से रेतीले भागों में इसके चलने का जो तरीका है वो अच्छा होता है, यानी आसानी से चल सकते हैं। ऊंट सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो बताएंगे बाड़मेर जिले के अंदर ऊंट सबसे अधिक पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? तो बताएंगे प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं। अब ऊंट के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो बताएंगे राजस्थान ऊंट
जिसमें वध निषेध है यानी ऊंट को मारना भी रोका गया है। अस्थायी प्रवास या निर्यात विनिमय अधिनियम लगाया गया था। कब जारी किया गया था तो बताएंगे 2015 में इसका अधिनियम आया था और मार्च 2016 से इसको लागू किया गया था कि ऊंट के वध के ऊपर भी रोक लगाई थी। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से 2016 में ऊंट विकास योजना शुरू की गई थी। किसकी मदद से की गई तो बताएंगे केंद्र सरकार की मदद से। कब की गई तो बताएंगे 2016 में की गई थी, जिसके तहत ऊंट के बच्चे के जन्म पर पशुपालकों को 3 किस्तों में 10,000 रुपए इनको प्राप्त होते थे। कितनी किस्तों में तो हम बताएंगे 3 किस्तों में जो ऊंट के पालक होते हैं उनको मिलता है। अब अगली वाली जो स्लाइड है जिसमें ऊंट के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसमें हम और क्या पढ़ेंगे कि जो बजट जारी किया गया था 2022-23 उसमें ऊंट के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए एक संस्था बनाई थी, उसका नाम याद रखेंगे ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति। ये संस्था के रूप में ये जारी किया गया था, तो लिखेंगे ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा की गई थी। इस हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया था कि ऊंट के विकास के लिए हम 10 करोड़ रुपए हैं वो खर्च करेंगे। प्रति वर्ष जनवरी माह में, इंपॉर्टेंट है कौन सा महीना तो बताएंगे जनवरी महीने। जनवरी महीने में बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंटों का मेला कहाँ भरता है तो बताएंगे पुष्कर जिला है, अजमेर है। अजमेर के अंदर एक स्थान है उसका नाम हम देखेंगे कौन सा नाम है, पुष्कर मेला। पुष्कर जो स्थान है वहां पर ऊंटों का मेला भरा जाता है। कब भरा जाता है तो हम बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा को ऊंटों का मेला भरा जाता है। और जो राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है जो पुष्कर मेला के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी जो पर्यटक है वो सबसे अधिक यहीं आते हैं। फिर उसके बाद में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बताएंगे जोहड़बीड़ है बीकानेर में, वहां पर ऊंट अनुसंधान केंद्र है। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि राजस्थान के एक लोक देवता है, क्या नाम है तो बताएंगे पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कि ऊंटों के देवता के रूप में किसको जाना जाता है तो बताएंगे पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। अब जो ऊंट पालने वाली जो जाति होती है उसको रायका या रेबारी के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी राजस्थान है वहां पे इसको देवासी नाम से भी जाना जाता है, ये इन्हीं के नाम है। ये क्या कार्य करती है तो ऊंट पालन का ये कार्य करती है। ऊंटों के विकास में इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अगली स्लाइड में हम और पढ़ लेते हैं कि ऊंट की कौन कौन सी नस्लें हैं और इनके कौन कौन सी सबसे अच्छी नस्लें हैं। तो लिखेंगे कि ऊंट की एक नस्ल है, उस नस्ल का नाम हम लिखेंगे नाचना नस्ल। इस नाचना नस्ल की खासियत क्या है कि सबसे सुंदर ऊंट कौन सा है तो बताएंगे नाचना ऊंट है, ये सबसे सुंदर ऊंट है। फिर उसके बाद में अन्य नस्लें कौन सी तो बताएंगे गोमट नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल है, सिंधी नस्ल है। सिंधी नस्ल के बाद में बीकानेरी नस्ल है, अलवरी नस्ल है, कच्ची ऊंट है, ये भी इसकी नस्ल है। फिर एक ऊंटों के अंदर होने वाला रोग कौन सा है तो हम बताएंगे ऊंटों में सर्रा रोग है जिसको तिब्रसा रोग के नाम से जाना जाता है। ये ऊंटों में होने वाला रोग है। राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहां पर स्थित है तो बताएंगे बीकानेर में राजस्थान कैमल मिल्क डेयरी स्थित है। ऊंटों के गले में जो आभूषण बनाया जाता है वो कौन सा है तो बताएंगे गोरबंद है। और राजस्थान का एक लोकगीत भी है उसका नाम है गोरबंद। और उसी गोरबंद के अंदर जिक्र किया जाता है कि जो वो नायिका है, नायिका जो बेटी बेटी ऊंट के जो गले की गोरबंद गूंथ रही होती है उसके ऊपर ये गाना है। फिर उसके बाद में है कि बीकानेर के महाराजा है गंगा सिंह जी ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रथम विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम की एक सेना भेजी थी। और उस सेना किसकी थी तो बताएंगे ऊंटों की सेना भेजी थी। कब भेजी गई थी तो बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ तो बताएंगे 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। और इसमें महाराजा गंगा सिंह ने ऊंटों की सेना भेजी थी, उसका नाम क्या था, गंगा रिसाला नाम से जाना जाता। अब हम राजस्थान के राज्य नृत्य के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है तो बताएंगे जो घूमर है। वो घूमर क्या है तो बताएंगे राजस्थान का राज्य नृत्य है। और इस घूमर का मतलब क्या होता है, घूमकर नाचना, यानी जो महिलाओं के द्वारा जब नृत्य किया जाता है, जब घूमकर जो नृत्य किया जाता है उसको घूमर नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है तो लिखेंगे घूमर को राज्य नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। और राजस्थानी नृत्यों की आत्मा भी किसको कहते हैं तो हम बताएंगे जो घूमर है उसको राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहते हैं। घूमर भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे वर्तमान में सभी समुदाय द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को संरक्षित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1986 में
गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। कौन सी अकादमी है तो बताएंगे गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार बताया जाता है कि राजस्थान में 7 प्रतीक चिन्ह है। कितने हैं तो बताइए 7 प्रतीक चिन्ह। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अन्य स्रोतों में जो प्रतीक चिन्ह है उसमें इसको शामिल किया गया है। अब लिखेंगे राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान का लोकगीत कौन सा है तो हम बताएंगे केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। इतना गजब का लोकगीत है जिसमें जो नायिका है वो किसी भी व्यक्ति है, परदेसी व्यक्ति, उनको मोहित करते हैं कि आप हमारे प्रदेश में आओ। तो राजस्थान का लोकगीत कौन सा है तो बताएंगे केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। और इसकी गायन की शैली कौन सी है तो बताएंगे मांड गायकी। और मांड गायकी कहाँ पर है तो हम बताएंगे जैसलमेर जिले के अंदर सबसे अधिक मांड गायकी है। और इसी मांड गायकी से एक गीत निकला हुआ है केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश है। मांड गायिका है उनका नाम है अल्लाह जिल्लाई बाई है। इन्होंने सबसे अधिक प्रसिद्धि दिलाई थी। और ये किस प्रकार का गीत है तो हम बताएंगे वीर गीत है, यानी ये वीरे के रूप में गाया जाता है। तो हम लिखेंगे राजस्थान का जो लोकगीत है केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। अब ये वीरे गीत क्यों हुआ क्योंकि इसमें जो नायिका है अपने जो पति है या जो अपने प्रियतम है उसको याद करके बुला रही है कि अब प्रदेश तो आप चले गए हैं लेकिन अब प्रदेश से अब अपने देश में भी लौटना होगा। उसके बाद में है राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है तो बताएंगे अलगोजा। अलगोजा है जिसका चित्र आप देख सकते हो, ये 2 बांसुरी के समान होता है। इसके अंदर कुछ छिद्र होते हैं, छिद्र के साथ में ये कैसा दिखता है तो हम बताएंगे ये बांसुरी के रूप में दिखता है। तो आप इस चित्र को आप अगर देख लोगे तो आपको समझ में आ गया कि राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है तो हम बताएंगे अलगोजा है। इस अलगोजा के बारे में और विशेषता डिटेल में हम चेक कर रहे हैं कौन कौन सी है। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, वे वाद्य यंत्र जिनको फूंक कर बजाया जाता है। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है तो बताएंगे सुशिर वाद्य यंत्र। लिखेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। अब उसके बाद में है ये मुंह से सीटी बजाने की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाता है। इसके अंदर 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती है, यानी इसके अंदर ये जो 4 छेद है 1 2 3 और 4 छेद वाली जो बांसुरी है कितनी बांसुरी होती है तो बताएंगे 2 बांसुरी के रूप में होता है। इसे कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर क्षेत्र में गुज्जर, मेव और धाकड़ जाति के लोग इसको बजाते हैं। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम नारायण चौधरी। ये नाम आपको याद रखना, एग्जाम में सबसे अधिक बार मिलता है कि राम नारायण चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है तो हम बताएंगे अलगोजा वाद्य यंत्र से है। इनकी विशेषता ये है कि नाक से अलगोजा बजा लेते हैं, यानी नाक की जो दोनों नथनी है वहां पर ये बजा सकते हैं। उसके बाद में है राजस्थान के राज्य कवि। राजस्थान के राज्य कवि कौन से है तो बताएंगे राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल मिसल साहब है। इनको राजस्थान के कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, राजस्थानी कवियों में नव जागरण का प्रथम कवि कौन सा है तो बताएंगे सूर्यमल मिश्र। इनकी जो पुस्तकें है कौन कौन सी है तो पहली पुस्तक है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है उसका नाम है वंश भास्कर। वंश भास्कर के बाद में दूसरी है पुस्तक इनके पास में बलवंत विलास। और उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है वीर सतसई। उसके बाद में छंद मयूख है। उसके बाद में बुद्ध सिंह चरित। ये इतनी सारी पुस्तकें हैं आपको याद रखनी है कौन कौन सी है तो हम बताएंगे वंश भास्कर, उसके बाद में बताएंगे बलवंत विलास, वीर सतसई, छंद मयूख और बुद्ध सिंह चरित। वंश भास्कर में बूंदी राज्य का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। ये राज्य कवि है, कहाँ के हैं तो हम बताएंगे कि इनका संबंध बूंदी जिले से था। बूंदी पहले राज्य के रूप में था। तो लिखेंगे सूर्य मिसल के दत्तक पुत्र है मुरारी दान है, इनके द्वारा जो वंश भास्कर है इस ग्रंथ को पूरा किया गया था। और उसके बाद में थोड़े से और फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, अभी हमने लोक नृत्य पढ़ा था, कौन सा था तो बताएंगे घूमर। घूमर के बाद में है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो अगर आप इस चित्र को देखोगे तो ये चित्र किसका है तो बताएंगे ये कथक का चित्र है। किसका है, कथक का। और कथक है जो केरल में सबसे अधिक पाया जाता है, वहां पे इनको विकास किया गया था, सबसे पुराना नृत्य है। उत्तरी भारत में जो कथक है शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रचलित है। इस नृत्य के राजस्थान के अंदर 2 घराने हैं, एक तो राजस्थान का है और एक बाहर का है, यानी 2 घराने हैं। पहला एक राजस्थान के अंदर स्थित है उसका नाम है जयपुर घराना और दूसरा है लखनऊ घराना। लखनऊ कहाँ पर है तो बताएंगे उत्तर प्रदेश है, वहां पर ये लखनऊ घराना है। कथक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर से हुई मानी जाती है। ये नृत्य तबला और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ में किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्रों के साथ में तो बताएंगे तबला और पखवाज वाद्य यंत्रों के साथ में किया जाता है।
राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो बताएंगे ये जो कथक है, ये कथक है, राजस्थान में प्रचलित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। अब कथक नृत्य है, उसके कलाकार कौन कौन से हैं? तो पहला नाम आपको याद रख लेना, बिरजू महाराज। जो बिरजू महाराज है ये कथक नृत्य से संबंधित है। उसके बाद में सतारा देवी, सतारा देवी के बाद में गोपी कृष्ण, और उसके बाद में मालविका मित्र है, ये कथक नृत्य से संबंधित है। आगे वाली जो स्लाइड है उसके अंदर काफी और भी प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। उसके बाद में है राजस्थान का राज्य खेल। अब राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बताएंगे जो बास्केटबॉल है, इस बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल का दर्जा दिया गया है। कब दर्जा दिया गया? तो हम लिखेंगे वर्ष 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। इस खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताएंगे बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेलों में निर्धारित बास्केटबॉल कोर्ट में 28 गुणा 15 मीटर का जो इनका कोर्ट होता है, यानी जो मैदान होता है। बास्केटबॉल अकादमी कहां पर स्थित है? तो बताएंगे जैसलमेर के अंदर स्थित है बास्केटबॉल अकादमी। अब आगे की जो स्लाइड है उसके अंदर कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं, और इनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको एक बार याद हो जाएंगे। तो शुरू से मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान के राज्य प्रतीक कौन कौन से हैं, और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि इनको दर्जा कब दिया गया था, और क्या पूछा जा सकता है तो हम बताएंगे इनको वैज्ञानिक नाम का कब दिया गया। तो आपको इतनी सारी चीजें हैं वो याद हो जानी चाहिए, इनके प्रश्न है आपको पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत वाली जो स्लाइड है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि अपने जो टॉपिक है एक बार वापस क्लियर हो जाए। इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा था कि जो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बताएंगे खेजड़ी है। राज्य पुष्प कौन सा है? तो बताएंगे रोइडा है। राज्य पशु कौन सा है? तो बताएंगे कि जो घरेलू श्रेणी है उसके अंदर ऊंट को रखा गया है। घरेलू श्रेणी के बाद में जो अन्य श्रेणी है जिसको वन्य जीव श्रेणी कहते हैं, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत किसको रखा गया? तो बताएंगे जो चिंकारा है उसको वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बताएंगे खेजड़ी है, वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राज्य पुष्प कौन सा है? तो बताएंगे रोहिड़े का फूल है। और राज्य खेल कौन सा है? तो बताएंगे बास्केटबॉल है। राज्य नृत्य कौन सा है? तो बताएंगे घूमर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास है काफी लंबी रही होगी, लेकिन आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा। धन्यवाद।